एनडीए की हेलो एवरीवन। एनडीए की इस सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको अलजेब्रा यूनिट में 2-3 चैप्टर करा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर को क्लियर कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, द्विपद प्रमेय। देखो, एक टर्म होता है x प्लस ए की पावर n। अगर कोई फंक्शन आपको इस रूप में दे रखा है तो मुझे इसको एक्सपेंड करना होता है। इसका जो एक्सपेंडेशन होगा वो क्या होगा, nc0 x की पावर n a की पावर 0। देखो, इसमें दो टर्म है, एक टर्म है x, एक टर्म है a। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक बार ये पूरी पावर x की ली जाएगी और एक बार a की कोई पावर नहीं ली जाएगी। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये टर्म बन जाएगा nc1। देखो, यहाँ 0 था, अब यहाँ 1 हो गया है। x की पावर, इसकी जो पावर है वो घटती हुई चलेगी यानी n-1, और इसकी जो पावर है वो बढ़ती हुई चलेगी यानी a की पावर 1। ठीक है, प्लस अगला जो टर्म होगा nc2, x की पावर अब 2 बार घट जाएगी यानी कि n-2, a की पावर 2, प्लस इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी और कहाँ तक जाएगी कि जो लास्ट का टर्म होगा ncn, अब x की पावर 0 हो जाएगी और a की मैक्सिमम पावर n हो जाएगी। तो ये जो टर्म है x प्लस a की पावर n, इसका एक्सपेंडेशन ये होगा। क्लियर है बात? ये जो हमारे nc0, nc1 ये जो लिखे हुए हैं ये हमारे कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स, गुणांक कहलाते हैं। देखो, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अगर इसको ध्यान से देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये कुछ इसी रूप में तो लिखा हुआ है, a स्क्वायर इंटू बी की पावर 0, यानी पहले वाले टर्म की मैक्सिमम पावर और दूसरे वाले टर्म की कोई पावर नहीं, प्लस 2 आएगा 2। अब a की एक पावर घटेगी और b की एक पावर बढ़ेगी। ठीक है ना? अब b स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले टर्म की मैक्सिमम पावर और पहले वाले टर्म की कोई पावर नहीं। यह है फॉर्मूला। ठीक बात है? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी की होल क्यूब, जो कि क्या होता है a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b की क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब का। तो आप यहाँ से देखोगे कि मैक्सिमम, पहले टर्म की मैक्सिमम पावर, दूसरे टर्म की कोई पावर नहीं। फिर इसकी एक पावर घटेगी, एक स्क्वायर बनेगा और इसकी एक पावर बढ़ेगी। फिर इसकी अगले टर्म में इसकी एक और पावर घटेगी, इसकी एक पावर बढ़ेगी तो बन जाएगा 3ab स्क्वायर, और फिर सबसे लास्ट में दूसरे वाले टर्म की मैक्सिमम पावर। क्लियर है? अब बात आती है कि ये 2 ये आया कहाँ से? तो ये चीज़ आती है इस वाले फॉर्मूले से। ये चीज़ तो आपने बेसिक पिछली क्लासों में पढ़ी है, बेसिक चीज़ है a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब। लेकिन अब अगर आ जाए a प्लस बी की मैक्सिमम पावर, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी की पावर 15, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं क्या, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद प्रमेय। क्लियर है बात? अब इन गुणांकों को समझ लेते हैं हम, NCn, NC2 ये सब होते क्या है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो, ये जो चीज़ है NCn, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन होता है, इसको मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वहाँ इसके सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अभी हम समझेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब होता है सिलेक्शन, यानी कुछ ग्रुप में से कुछ नंबर, मुझे कुछ ग्रुप है, ठीक है, 15-20 नंबर्स का एक ग्रुप है, उसमें से मुझे कुछ नंबर चूज करने हैं, कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो जब चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है। इस कंसेप्ट को हम लोग अगले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप एक बात समझ लो कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकालना है 5c3,
तो 5c3 को कैसे कॉम्बिनेट करेंगे? 5c3 को मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका सिंबल होता है ये उल्टा आई। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं? क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा। जैसे n फैक्टोरियल, n के सामने ये फैक्टोरियल लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी क्रम से गुणा करते हुए चलूंगा, एक एक संख्या कम करते हुए। तो n, n-1, n-2 और कहाँ तक करना है? जब लास्ट में 3, 2, 1 ना आ जाए। ठीक बात है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्रम से गुणा यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर है बात? तो फैक्टोरियल टर्म समझ में आया आप लोगों को? आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया? NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखो, जब हम सवाल सोल्व करेंगे, इसको नोट कर लेना, जब हम सवाल सोल्व करेंगे तो जैसे मुझे 5c3 है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो सवाल सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो तब निकलते हैं जब आप सवाल में टाइम ना लगाओ। अपना कंसेप्ट इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, इतनी प्रैक्टिस सवालों में कर लो कि आप जल्दी से जल्दी सवाल को सोल्व कर पाओ। कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर पाओ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर ही याद कर लो, तब जाकर के आपके कंपटीशन निकलेंगे। तो देखो 5c3 है, इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, यहां तक ओपन कर लिया मैंने इसको। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको एक नंबर और खोल लेता हूँ, 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक खोल लिया मैंने इसको। तो यहाँ से मैंने देखा कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर तो बचा 5 गुणा 4 गुणा 3 और नीचे बचा 3 फैक्टोरियल, का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। बताओ सहमत हो आप सभी लोग इस बात से? तो 5 गुणा 4 गुणा 3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं 5c3 लिखा हुआ है तो इस 5 को ना 3 बार खोल लो, इस 5 को 3 बार खोल लो। 5 गुणा 4 गुणा 3 खोल लिया 3 बार। नीचे जो 3 है अब इसको खोल दो, तो 3 को खोल दो, 3 गुणा 2 गुणा 1। देखो यही आ गई ना चीज़ें। ठीक है, तो अब ये ट्रिक बन गई। क्या ट्रिक बन गई? कि अगर आपको कोई भी नंबर खोलना है, जैसे मुझे 10c3 की वैल्यू बतानी है, तो 10 को 3 बार खोल लो, 10 गुणा 9 गुणा 8 खोल लिया 3 बार। नीचे 3 को खोल लो, 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर? जैसे आपसे मैं कहता हूं कि 7c2 को बताओ, 7c2 किसके बराबर होगा? 7c2 की क्या वैल्यू होगी? तो 7 को 2 बार खोल लो, 7 गुणा 6, फिर नीचे 2 को खोल लो, 2 गुणा 1। अब इसे 2 तिया 6 7 तिया 21, इसकी ये वैल्यू होगी। यहाँ हम इसमें भी काट पीट कर सकते हैं, 2 चौके 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसकी वैल्यू 120 होगी। ठीक है, बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। फिर यहाँ इसको काट सकते हैं, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू 10 होगी। तो 5c3 की वैल्यू कितनी है? 10। बोलो क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? कमेंट में बताओ मुझे, लाइव चैट चल रही होगी उसमें बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, जैसे अब अगर आपसे मैं लिखता हूँ 5c4, तो 5c4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। मैंने इसको 4 बार खोल लिया। नीचे कितना हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 2। तो 4 3 2 से 4 3 2 खत्म, कितना आंसर आया? सिर्फ 5। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये याद भी कर सकते हो कि अगर सिर्फ एक ही नंबर कम है नीचे, सिर्फ एक ही नंबर कम है नीचे, तो सीधे सीधे इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं कि NCR-1। ठीक है, ये जो यहाँ पे NCR है ना, NCR, अगर ये NCR n से सिर्फ एक ही नंबर कम है, अगर ये जो R है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ NCR, अगर ये R है, ये n से सिर्फ एक ही नंबर कम है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा n। ठीक बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 3c2,
तो देखो 3 से सिर्फ एक ही नंबर कम है ना, तो इसका आंसर होगा 3। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 5C4, देखो 4 5 से एक ही कम है ना, तो इसका आंसर होगा 5। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 6C5, देखो 6 से एक ही नंबर कम है ना, तो इसका आंसर होगा 6। बताओ क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप ये एक फॉर्मूला बन गया, एक ट्रिक बन गई। अगली चीज़ समझते हैं। मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा था कि जब हम इसको ऐसे खोलते हैं तो ये बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी। इधर दिख रहा है? ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जैसे यहाँ पे ये 5C3 है, मुझे इसको 3 बार खोलना पड़ा था। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आप एक काम करो, 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटा करके बचेंगे 2, 5C2। 5 में से 3 घटा के बचे 2, उसे यहाँ लिख दो 5C2। देखो 5C2 की वैल्यू देखना जरा कितनी होती है। 5 को 2 बार खोलेंगे, 5 गुणा 4, इसको खोलेंगे 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, तब भी 10 ही वैल्यू आई है, तब भी वैल्यू 10 ही आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 5 में से 3 घटा करके अगर यहाँ कोई वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही आएगी। ठीक बात है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ इस बात को? मैं ये लिख सकता हूँ कि जैसे आपको NCR था, इसकी वैल्यू बराबर होगी किसकी? NCn-r के। इस n में से अगर मैं r घटा करके यहाँ लिखता हूँ, देखो मैंने 5C3 में से 5 में से 3 को घटा करके यहाँ 2 लिखा था, तो NCR की वैल्यू बराबर होगी NCn-r। क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 7C4, अब 7C4 का मतलब ये होगा कि जो 7C4 की वैल्यू होगी वही 7C3 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि 7 में से 4 गए, 3 बचेंगे। और कितनी होगी ये वैल्यू? 7 को 3 बार खोल लो, 7 गुणा 6 गुणा 5, अब 3 को खोल लो, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 से 1 खत्म, 7 पंजे 35 आएगा। तो 35 इसकी भी वैल्यू होगी, 35 इसकी भी वैल्यू होगी, इस फॉर्मूले की वजह से। क्लियर है? जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि 16C3 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 16C12 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 16C12। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 16 को 12 बार खोलो, लेकिन 12 बार 16 को खोलेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू बैठ जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 16C, 16 में से 12 गए 4, तो यानी जो वैल्यू 16C4 की होगी वही वैल्यू 16C12 की होगी। तो हम 16C4 की वैल्यू खोल लेते हैं। 16C4 की वैल्यू होगी, इसको 4 बार खोल लेंगे, 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13, और नीचे हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, एक मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको काट सकते हैं क्या? देखो 4 चौक 16, ठीक है, 2 सत्ते 14, 3 पंजे 15, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20 और 13 दूनी 26, 260 गुणा 7। अब 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 0 0, 7 6 42, हासिल लग गए 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो इसकी वैल्यू आ गई 1820। इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1820। बोलो क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो ये जो मैंने आप लोगों को NC वाले जो गुणांक बताए हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। इनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, हिंदी में हम इनको गुणांक बोलते हैं। गुणांक इधर दिखाई दे रहा है ऊपर, हिंदी में हम इनको गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुणांक ऐसे निकलेंगे। अगर आपने ध्यान से कान खोल करके इन चीज़ों को सुन लिया है, समझ लिया है, तो आसानी से अब आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस बाइनोमियल थ्योरम में। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। देखो इस एक ही वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, 1 घंटे के आसपास की वीडियो रहेगी, लेकिन इस एक ही वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी से रिलेटेड वो सारे करा दूंगा। बाकी क्वेश्चंस की आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने एक बार कंसेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो। दूसरी बात यह है कि जो बैकग्राउंड में आपको नॉइस सुनाई दे रहा है, अगर जैसे बाइक के हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, तो आपको उनको इग्नोर करना है। ठीक है, और सारा ध्यान मेरी बातों पे और सवाल पे होना चाहिए, बाकी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो
अब आपको ये बात समझ में आ गई कि द्विपद प्रमेय का एक्सपेंडेशन ये होता है। इसमें मैंने आपको ये भी समझा दिया कि NC0 NC1 ये सब क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी तो मैंने आपको ये बताया यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता x माइनस a की पावर n, तो इसका एक्सपेंडेशन कैसे करते? तो देखो, जब माइनस बीच में आ जाता है तो एक बार टर्म प्लस लिखते हैं, एक बार माइनस। तो मैं इसको यही माइनस लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो एक्सपेंडेशन ऐसे ही होगा, बस एक टर्म प्लस का होगा, एक माइनस का। तो ये पहला टर्म प्लस का, अगला माइनस का कर दो। पहले दूसरा माइनस का हो गया, तीसरा प्लस का, उससे अगला माइनस का कर दो। इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऑल क्लियर? ठीक बात है। अच्छा, एक चीज समझो, जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि NC0, आपको पता है NC0 की वैल्यू कितनी होती है? आपको याद रखना है NC0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। यही वैल्यू NCN की भी होती है, यही वैल्यू NCN की भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम इधर से चल रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू आखिरी वाले इसकी होगी। ठीक है। जो वैल्यू इसकी होगी NC1 की, वही वैल्यू इससे पहले वाला जो टर्म है उसकी होगी। जो वैल्यू NC2 की होगी, वही वैल्यू इधर से दूसरे नंबर पे जो टर्म आएगा उसकी होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखनी है बात। वही वैल्यू NCN की भी होती है। ये होती कैसे है इसको भी समझा देता हूँ मैं, होती कैसे है। देखो, NC0 को जब आप NCR वाले फॉर्मूले से खोलोगे, NCR का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसको जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1, 0 फैक्टोरियल होता है 1। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n माइनस 0 यानी n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म, आंसर कितना आ गया? 1। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार आप NCN को निकालोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म, n माइनस n 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसका मान भी आ गया 1। तो इसीलिए इन दोनों वैल्यू का मान कितना आता है? 1 आता है। ठीक बात है। ऐसे ही आपको एक मान और ध्यान रखना है, एक वैल्यू और ध्यान रखनी है आपको कि NC1 इसकी वैल्यू होती है n। NC1 की वैल्यू n होती है, और उधर से जब इससे पहले वाला टर्म लिखा जाएगा यानी कि NCN माइनस 1, NC1 और NCN माइनस 1 की वैल्यू n होती है। ये बात मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताई है कि इसकी वैल्यू n होती है। जैसे आपको लिखा जाए 5C1, तो 5C1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। यही वैल्यू होगी आपकी 5CN माइनस 1 यानी कि 5C4 की। ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी। तो अब आगे ये पढ़ते हैं कि जैसे NC1 लिख रहा था, NC1 की वैल्यू हमने ये पढ़ ली, NC0 की वैल्यू हमने ये पढ़ ली। अगर ये जो टर्म है NC2, तो NC2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? मैंने आपको बताया n को 2 बार खोल दो, 2 बार खोल दो यानी कि n माइनस 1 और नीचे कर दो 2 फैक्टोरियल। तो NC2 की वैल्यू कितनी होगी? n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। NC3 की वैल्यू कितनी होगी? इसको 3 बार खोलेंगे यानी कि n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है क्या? इसी तरीके से NC4 आएगा, उसको भी 4 बार खोल देंगे। ठीक है। क्लियर? तो यहां से अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि अब मैंने आपको बताया था x प्लस a की पावर n का एक्सपेंडेशन। अगर x की जगह 1 हो और a की जगह x हो, कुछ सीरीज हमसे इस प्रकार से पूछ ली जाती है पेपर में कि 1 प्लस x की पावर n है, तो इसका एक्सपेंडेशन कैसे होगा? तो 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला होगा मेरा, क्या बनेगा? 1 प्लस nx। असल में ये चीज़ इसी से ही आएगी बन के, क्योंकि NC0 की वैल्यू रख दी मैंने अब यहाँ पे डायरेक्ट 1। ठीक है। x की वैल्यू n कह रहा है, x की जगह मेरा 1 है, तो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 इंटू 1 1 ही आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना देता हूँ, 1 प्लस nx प्लस NC2 का मतलब है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की क्यूब। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो एक ये नया फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला ये हो गया एक्सपेंडेशन में, सीरीज में। बताओ क्लियर है बात? जब आप ये वीडियो देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो और जितनी बातें आपको बताई जा रही है वो सारे नोट करके रख लेना, ठीक है? रिवीजन करने के काम आती है बाद में ये चीज़ें। अच्छा, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो माइनस हो जाए, कोई बात नहीं, एक टर्म प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। इस बात को ध्यान रखना है कि शिवम सर ने ये बताया था कि जब भी माइनस आ जाए एक टर्म प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस कर दो, बात खत्म, ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ प्लस हो और ये n माइनस का हो जाए, ये n माइनस का हो जाए, तो देखो मैं लिख देता हूँ अलग से, ये प्लस माइनस हो तब भी यही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर यहाँ 1 प्लस एक्स हो और इसकी पावर माइनस हो जाए तो देखो एक टर्म यहाँ प्लस का एक माइनस का है तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला रहेगा। एक टर्म प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। क्लियर है बात? अगर ऐसे दे रखा हो 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n है तो इसका तो मैंने बता दिया आपको, एक प्लस एक माइनस। अगर ये दोनों ही 1 माइनस एक्स और ये माइनस दे रखा हो, दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये 1 माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस केस में जो पहले वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, यानी कोई माइनस नहीं होगा, सारे के सारे प्लस वाले ही होंगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ध्यान देना, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से चलता रहेगा, यानी कोई भी टर्म माइनस का नहीं आएगा, सारे के सारे टर्म प्लस के ही रहेंगे। माइनस का टर्म तब आएगा जब इन दोनों में से कोई एक माइनस हो, इन दोनों में से कोई एक माइनस हो। क्लियर? उतार लिया सभी ने यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। देखो, ये तो हमने पढ़ा था एक्सपेंडेशन। अगर बाइनोमियल थ्योरम में आपसे ये पूछा जाए कि इसका आरवा पद क्या होगा, जैसे अगर यही एक्सपेंड कर रहा है और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसका 5वां पद बताओ क्या होगा, यानी कि 5वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए तो 5वें नंबर पे जो टर्म आएगा, देखो 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे 5, ठीक है? 5वें नंबर पे जो टर्म आएगा। अच्छा, जब मैं इसको ओपन करता हूं तो इसमें टोटल कितने टर्म है? देखो सिंपल सा फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर के चला मैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो जब यहाँ घात 2 है, जब यहाँ घात 2 है और मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें टोटल टर्म 3 हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे a प्लस बी की होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। तो देखो यहाँ घात 3 है लेकिन टोटल टर्म कितने हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है, यानी एक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसे ही जब मैं x प्लस a की पावर n को एक्सपेंड करूंगा तो उसमें टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? n प्लस 1 पद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? n प्लस 1 पद हो जाएंगे। पद को हम अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, ठीक है? n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे, यानी मैंने इसको जब एक्सपेंड किया तो इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म है। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसका आरवा टर्म बताओ, आरवा टर्म। तो किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में जब मुझे rth टर्म निकालना होता है, rth टर्म, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं tr प्लस 1, एक तोड़ के लिखते हैं, एक तोड़ के लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है? फॉर्मूला इसका होगा, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, -1 की पावर r NCr x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है भाई? देखो हर टर्म में यही सब बातें तो लिख रही, इसी टर्म को पकड़ लो, चलो आप इस पहले टर्म को ही पकड़ लो। इस पहले टर्म में क्या बात लिख रही, देखो ये NCr लिख रहा, ये x की कुछ पावर लिख रही, यानी कि x की पावर कुछ पावर लिख रही है n माइनस r, ये a की कुछ पावर लिख रही, हर टर्म में यही तो बात है, तो यही तो लिखा है मैंने, NCr
एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ये -1 की पावर आर मैंने इसलिए लगा दिया कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में आपको यहाँ माइनस दे रखा हो, अगर यहाँ माइनस दे रखा हो तो आपको -1 की पावर आर लिखनी है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ो फॉर्मूले को। rth टर्म अगर आपसे पूछा हो तो लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। ठीक बात है, क्लियर है सब सभी को बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आपसे 5वां टर्म पूछा है, 5वां, तो 5वां टर्म पूछा है तो इसको मैंने आपको बताया, इसको एक कम करके लिखेंगे, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t4 + 1। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो -1 की पावर 4 एन सी आर की जगह 4 रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे, बस इसी बात को ध्यान रखना है। आर की जगह 5 नहीं रखेंगे, आर की जगह 4 रखेंगे, एन सी 4 एक्स की पावर n माइनस 4 ए की पावर 4। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हमसे बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी टर्म अगर पूछे तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम निकालेंगे। जैसे एक सवाल मैं ले लेता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 + x की पावर 10 में 2 + x की पावर 10 में 4th टर्म बताओ, 4th टर्म बताओ क्या होगा, चौथा पद बताओ क्या होगा। ठीक है, तो 2 + x की पावर 10 में 4th टर्म बताना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई t3 + 1, एक कम करके लिखेंगे। -1 की पावर, देखो -1 की पावर r, ये -1 की पावर r आपको तभी लिखना है जब यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ दोनों में प्लस हो फिर इसकी जरूरत नहीं है, बस इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, -1 की पावर r तभी लिखना है जब एक्सपेंडेशन में यहाँ माइनस दे रखा हो, इसलिए इसको मैंने गोल कर दिया कि ये जब यहाँ माइनस दे रखा हो तभी लिखना है। ठीक बात है, तो t3 + 1 को हम क्या लिखेंगे, NCR, n की जगह क्या दे रखा है 10, यही तो है n भाई। अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करता हूँ x + a की पावर n से, तो x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू x है और n की वैल्यू 10 है। क्लियर, तो NCR मतलब 10CR की जगह मेरा 3 है, 10C3, x की पावर, x की जगह कितना है 2 की पावर n माइनस आर यानी कि 10 - 3 इंटू a की पावर, a की जगह x दे रखा है, x की पावर r यानी x की पावर 3। बोलो क्लियर है बात। इसको अभी मैंने बताया, इसको कैसे सोल्व करते हैं। इस 10 को 3 बार खोल लो यानी 10 × 9 × 8, नीचे 3 को खोल लो यानी 3 × 2। अच्छा जी, ये हो गया 2 की पावर 7 और ये हो गया x की पावर 3। अब इसको काटना चाहिए तो काट सकते हो, 3 × 9, 2 × 8, 4 × 12, 120, 120 इंटू 2 की पावर 7 इंटू x की पावर 3। तो इस सवाल में 4th टर्म हमारा ये होगा। क्लियर है बात। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही धीरे से पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि स्पीड सही चल रही है तो पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं हो जाती क्लास छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि अगर क्लास छोड़ के चले गए तो यहाँ जो पिछले जो कंसेप्ट है जिनको मैं रिलेट कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आएंगे। तो पूरा ध्यान से पढ़ते रहो बैठ करके एक साथ में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अच्छा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, 4th टर्म ना पूछ करके ये पूछ लेगा कि वो टर्म क्या होगा जिसमें x की क्यूब रही होगी, यानी x की क्यूब वाला टर्म पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि वो गुणांक क्या होगा, x की मतलब x की क्यूब का गुणांक क्या होगा। इस सवाल में x की क्यूब का गुणांक क्या होगा ये पूछ सकता है। ठीक है, तो जब मैं इसको सवाल को सोल्व करूंगा तो ये जो चीज़ है जो x की क्यूब के गुणा में आ रही है, इसी को तो बोलेंगे x की क्यूब का गुणांक। ये हो जाएगा हमारा x की क्यूब का गुणांक। तो ऐसे सवाल भी बनते हैं, एग्जामिनर पूछता है ऐसे सवाल भी कि x की क्यूब का गुणांक क्या होगा, x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल कराऊंगा मैं आपको। इतनी बात समझ में आ गई सभी को rth टर्म की। अब देख लेते हैं मिडल टर्म क्या होता है। मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म, मिडल टर्म का मतलब है मध्य पद, यानी बीच का पद, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद का क्या मतलब है, जैसे दो बातें आती है यहाँ पे।
मान लो आपको एक सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ये कुछ आंकड़े आपके सामने लिखे हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि इस आंकड़े का मध्यपद क्या होगा। इस आंकड़े का मध्यपद क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 इधर पहुंचा दो, 2 इधर पहुंचा दो, इनके बीच में जो नंबर है यही मध्यपद है, ठीक है। ये मध्यपद कब हुआ, जब टोटल आंकड़ों की संख्या कोई विषम संख्या है। ध्यान से देखो, टोटल आंकड़ों की संख्या कोई विषम संख्या है। ये टोटल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आंकड़े हैं और 5 एक विषम संख्या होती है। तो जब आंकड़े विषम हो तो मध्यपद आएगा सिर्फ 1, मतलब 2 इधर निकल जाएंगे, 2 इधर निकल जाएंगे, बीच में ये एक मध्यपद आ जाएगा। लेकिन जब आंकड़ों की संख्या कोई सम संख्या हो, जैसे ये सम संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सम संख्या है आंकड़ों की संख्या, तो क्या करेंगे हम, ये 2 इधर चले जाएंगे, ये 2 इधर चले जाएंगे, ये जो 2 पद आए ना 2, ये मध्यमान होंगे, तो 2 पद इसके मध्यपद होंगे अगर आंकड़ों की संख्या 2 हो तो, ठीक है, क्लियर। तो अब इस चीज को हम अपने सवाल में अप्लाई करते हैं। आपको सवाल दे रखा है x प्लस a की पावर n और इसका मध्यमान पूछा है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ 2 बात अप्लाई होगी। पहली बात तो ये होगी कि अगर n कोई सम संख्या है, अगर n कोई सम संख्या है, तो एक बात ध्यान रखनी है भाई आपको यहाँ पे, अगर n कोई सम संख्या है, मैंने आपको बताया जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। तो आंकड़े कितने बनेंगे, आंकड़े जब n यहां सम संख्या होगी तो टोटल आंकड़े विषम हो जाएंगे, क्योंकि n+1 होता है। जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो टोटल टर्म n+1 बनते हैं, तो आंकड़े विषम हो जाएंगे। और जब आंकड़े विषम हो जाएंगे सिर्फ एक ही पद बीच का पद आएगा। देखो जब आंकड़े विषम हो जाएंगे ना, बीच का बस एक ही पद आएगा। ये जो फॉर्मूला लगाओगे आप n/2 + 1, इससे हमारा मध्यपद निकल आएगा। क्या है फॉर्मूला, n/2 + 1वां पद, ठीक है भाई। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि x + a की पावर 10 दे रखी है, 10, समझो ध्यान से, x + a की पावर 10 दे रखी है, यहाँ पे n कोई सम संख्या है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, इसमें 11 हो जाएंगे। 11 हो जाएंगे मतलब आंकड़े विषम हो गए, आंकड़े विषम हो गए भाई, टोटल टर्म 11 हो गए। 11 हो गए तो 5 इधर निकल जाएंगे, 5 इधर निकल जाएंगे, बीच में वो जो 11वां नंबर होगा ये मध्यमान होगा, और ये जो बीच का नंबर है ये इस फॉर्मूले से निकलता है। तो देख लो कैसे, कौन सा पद होगा मध्यमान, n की जगह 10 रख दो, 10/2 + 1, 5 + 1 यानी कि 6वां पद जो भी होगा वो इस सवाल का मध्यपद होगा, इस सवाल का 6वां पद मध्यपद होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। यहां भी देखो मैंने आपको बताया 5 इधर निकाल दो, 5 इधर निकाल दो। भाई जब 5 इधर निकाल दोगे आप तो कौन सा पद मध्यपद बैठेगा, ये 6ठे नंबर वाला ही तो पद मध्यपद बैठेगा। वही बात यहां भी लिखी हुई है, ठीक है भाई। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर n विषम है, n कोई विषम संख्या है, तो अगर n कोई विषम संख्या है इसका मतलब जो आंकड़े होंगे टोटल, जब आप इसको ओपन करोगे, एक्सपेंड करोगे, वो तो सम बन जाएंगे, वो सम हो जाएंगे। और अगर वो सम हो जाएंगे तो 2 पद मध्यमान होंगे। अगर आंकड़े सम हो तो 2 पद मध्यमान होंगे। कौन कौन से होंगे, ये फॉर्मूले निकलेंगे हमारे n+1/3th टर्म, और दूसरा निकलेगा हमारा n+3, 2 कर लो इसे, n+3/2th टर्म। ये हमारे 2 मध्यपद हो गए। क्लियर है बात। तो आपको मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में किसी भी बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये NCR ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनको कैसे ओपन करना है ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको rth टर्म बताया, rth टर्म कि किसी भी उसका rth टर्म जैसे हमसे पूछ ले जाएगी 6वां बताओ, 7वां बताओ, 8वां बताओ, तो rth टर्म वाले फॉर्मूले से। फिर मैंने आपको इस बाइनोमियल थ्योरम का मध्यपद बताया। ये अभी तक इतनी ही बातें हुई है बस। अब कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वे आप नोट कर लो।
कुछ एक पॉइंट्स आप नोट कर लो, फिर उसके बाद सवाल आएंगे। कोई 3-4 पॉइंट है, इनको नोट कर लो, फिर सवाल करते हैं और देखते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो सवाल में लगाएंगे कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं, देखो जैसे भाई सुनो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, सभी में n लग रहा है, तो n लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे ही लिख सकते हो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। इन सब का अगर हमसे जोड़ पूछे कि इनका जोड़, इनका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना होगा, तो आंख बंद करके कह देंगे 2 की पावर n। कितना होगा? 2 की पावर n। जैसे हमसे पूछा जाए कि 5 गुणांकों का जोड़ कितना होगा, 5 गुणांकों का, यानी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C5, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। 5 गुणांक नहीं है, असल में 6 हो गए। अब 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही है, सॉरी, ठीक है, नहीं 6 हो गए प्लस C5, ये टोटल 6 हो गए अब। ठीक है, तो क्यों हुआ 6? क्योंकि असल में ये 0 भी ऐड होता है इसमें। तो 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर के 5 तक गुणांकों का सम पूछा जाए, तो यहाँ जो लास्ट में लास्ट नंबर होता है 5, यही 2 की पावर बनती है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया पहला? अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए केवल सम गुणांक यानी इवन कोफिशिएंट, या फिर केवल विषम गुणांक यानी ओड कोफिशिएंट, तो उनका सम कितना होगा? जैसे C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, इस तरीके से प्लस C2n। ये देखो सारे इवन नंबर वाले हैं ना, इनका ही जोड़ बराबर होगा C1 प्लस C3 प्लस C5 डॉट डॉट C2n माइनस 1 कह लो या 2n प्लस 1 कह लो, दोनों ही ओड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो ये सारे ओड नंबर वाले हैं, इनका सम होगा 2 की पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 ऊपर ही आता है, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक बात है। अगर इनका स्क्वायर पूछा जाए, C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, Cn का स्क्वायर, यानी सभी कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, सभी कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो वो कितना होगा? वो होगा जी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। क्लियर है बात? अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3, मतलब दो कोफिशिएंट की गुणा करके, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा? n इंटू 2 की पावर n, क्या होगा? n इंटू 2 की पावर n, 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट कहाँ तक? 2n माइनस 1, यानी सभी विषम संख्याओं के नंबर का गुणा, सभी विषम संख्याओं की गुणा अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक बात है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ये 2 भी आ जाए, तो आपको इन दोनों को भी याद रखना है। ठीक बात है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं कि अगर इस चैप्टर से सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कितने मिनट की वीडियो हो गई है? ठीक है, यानी अभी हम सवाल कर सकते हैं। तो देखेंगे, अब सवाल देखेंगे, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें हम सवालों पे अप्लाई करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आप पेपर में इस चैप्टर से सारे सवाल कर दोगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जितनी भी वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारी आपको मिल जाए। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिनको अभी तक मेरे बारे में पता नहीं चला है, यानी इस चैनल के बारे में पता नहीं चला है। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे बारे में तो पता चला हो या ना चला हो, लेकिन मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैथ्स में आखिर क्या होता है। ठीक है, चलो जी, तो पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये कहता हूँ कि √x प्लस √y की पावर 10, सवाल है √x प्लस √y की पावर 10,
इस सवाल में आपको बताना है 7th टर्म क्या होगा, 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। कैसे करेंगे? मैंने आपसे पूछा 7th टर्म, यानी rth टर्म वाला फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। rth टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इसको एक कम करके लिखेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे T6 + 1, T6 + 1। फॉर्मूला क्या होगा? बीच में यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब -1 की पावर r नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे NCr x की पावर n - r a की पावर r। यही तो होता है फॉर्मूला। n की जगह पे क्या है? 10 है, 10 c, r की जगह पे क्या है? 6 है, x की जगह पे क्या है? √x है, √x। तो √x की पावर n - r मतलब 10 - 6। a की जगह पे क्या है? a की जगह पे है √y, यानी √y की पावर r की वैल्यू है 6। बोलो क्लियर है? ये लाइन क्लियर है सभी को? अच्छा 10c6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10c4, 10c4, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि 10 से 6 की वैल्यू वही होगी जो 10 में से 6 गए 4 की होगी। और 10 से 4 को मैं ओपन कर सकता हूं 4 बार, 10 × 9 × 8 × 7 बटे इधर 4 को ओपन कर सकता हूं 4 × 3 × 2 × 1। बोलो ठीक है? यहां 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 7 तिया 21 की पावर 10 में करेंगे, इसकी वैल्यू तो आ गई 210। कितनी आ गई? 210। अब इनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ ये √x की पावर 10 - 6 है। √x का मतलब होता है x की आधी पावर, √x का मतलब होता है x की आधी पावर, और 10 में से 6 गए 4, और घातों में हो जाती है गुणा, यानी 2 दूनी 4, यानी यहाँ बचेगा x²। क्या बचेगा? x²। क्लियर? ध्यान से समझ लेना, कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं। √y का मतलब है y की आधी पावर, यानी y की आधी पावर, ये पावर हो गई 6। घात की जब में घात होती है तो गुणा हो जाती है, यानी गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ आ जाएगा y³। तो ये इसका आंसर होगा, ये इस सवाल का 7वां पद होगा। क्लियर? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल हमें यह दिया है कि 2x/3 माइनस दे रहा हूं मैं यहां बीच में, -3/2x की पावर 6, और इसमें आपको बताना है 5th टर्म, 5वां पद बताओ क्या होगा, 5वां पद बताओ क्या होगा। तो कैसे करेंगे? अगर आप सवाल सोल्व कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके सवाल करो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं आपको हर सवाल में सवाल करने का टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करो, सवाल करो, और फिर मैच करो कि जैसे मैंने किया, जैसे आप लोगों ने किया, क्या वो सवाल ऐसे ही कर रहा हूँ क्या मैं, यानी तुम लोगों का सवाल सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है? आंसर मैच कर लेना यहाँ से। भाई 5th टर्म है, 5th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T4 + 1, एक तोड़ करके। अब चूंकि माइनस दे रखा है बीच में, तो -1 की पावर r का मतलब है ये r की तो वैल्यू है -1 की पावर 4। भाई कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाओगे ना तब जाकर के टाइम से सवाल होंगे। करने ऐसे ही है, इनमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगती कि मैं जड़ी गुट्टी दे दूँ तुम्हें गुट्टी पिया दूँ और सवाल देखते तुम सीधे सीधे आंसर बता दो। सवाल देखते ही आंसर तब बता पाओगे जब कंसेप्ट क्लियर हो गया और उन कंसेप्ट के आधार पे प्रैक्टिस कर रखी होगी, तब जाकर के सवाल देखते ही आंसर बताओगे। ठीक है? इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इतनी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है स्पीड का बढ़ाना, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर r, NCr होता है, n यहाँ 6 दे रखा है, 6c4 हो गया, ये 6c4 हो गया। इसी 6c4 को मैं देखो जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसी 6c4 को मैं 6c2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 में से 4 जाकर के 2 बचेंगे, जो 6c2 की वैल्यू होगी वही 6c4 की वैल्यू होगी। ठीक है? x की जगह पे इस बार इसने 2x/3 दे रखा है, यानी 2x/3 की वैल्यू n - r होती है, यानी कि 6 - 4 करेंगे तो यहाँ सीधे सीधे 2 ही आ जाएगा ना। स्पीड बढ़ानी है, a की पावर r करेंगे, a की पावर है हमारी 3/2x की पावर r करेंगे, r थी यहाँ पे 4,
आर की वैल्यू थी 4, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को धीरे धीरे ही बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से चला जाए। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको स्पीड से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है सभी बच्चों को समझाना, और अगर आपको समझ में आ गया तो स्पीड आप खुद बढ़ा लोगे, ठीक है। चलो -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया, 62 की वैल्यू कितनी होगी, इसको माइंड में कैलकुलेट करो। 6 गुणा 5, 2 बार ही तो खोलना है, 6 गुणा 5, नीचे 2 खुलेगा, 2 3 15 होगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, 6 बार 2 बार खोलेंगे, 6 गुणा 5, 2 को खोलेंगे, 2 गुणा 1, तो 2 3 6 हो गया, 3 पंजे 15 होगी, इसकी वैल्यू हो गई 15। अब 15 के गुणा में ये कुछ वैल्यू जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स की 4 आएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स की 4 कट जाएगी। माइंड में कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा पर मैं लिख के बताऊँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 9, और x की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर। यहाँ ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अच्छा इसे 3 की पावर 2 ही रहने दो अभी के लिए, क्योंकि कट जाएगी यहाँ से। 3 की पावर 4 यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4। अच्छा इसे भी 2 की पावर 2 ही रहने दो, क्योंकि कट जाएगी यहाँ से। ये हो जाएगा x की पावर 4, ठीक बात है। यहाँ देखेंगे ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, कट के यहाँ 2 पावर रह गई होगी 3 की, यहाँ 3 की 2 पावर रह जाएगी कट के। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, कट के यहाँ भी 2 की 2 पावर रह जाएगी। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, ये भी कट के 2 पावर रह जाएगी। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर तो बचा 3 3 9, नीचे कितना बचा, नीचे 2 की पावर 2 यानी कि 4 बचा, इनटू में एक्स स्क्वायर बचा। बोलो क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। 15 की गुणा हम 9 में करेंगे, 9 पंजे 45, और 9 एकम 9 और 4 13, 135 बटे 4 एक्स स्क्वायर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो 5th टर्म होगा वो ये होगा। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लिया होगा सभी ने ये। अब मैं सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो आप लोगों की भी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और मेन काम स्पीड बढ़ाने का है। जैसे मैं आपको अगला सवाल देता हूं कि 3x - 1/x की पावर 6। इस सवाल में मुझे ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। मैंने कहा था ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे, भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि ये कौन से टर्म में आएगा एक्स स्क्वायर। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि एक्स स्क्वायर कौन से टर्म में आएगा। मैंने कहा कि ये आरवें टर्म में आएगा। कौन से टर्म में आएगा, आरवें टर्म में आएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r+1 को NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r, यही तो होता है फॉर्मूला। NCR का मतलब n की जगह 6 रख दो, r अभी मुझे पता नहीं है कौन सा r है, वो निकालूंगा मैं। x कितना है, x की जगह 3x है, 3x में 6 माइनस r कर देंगे, a की जगह 1/x की पावर r कर देंगे, और अभी यहाँ माइनस बीच में है तो -1 की पावर r भी कर देंगे, ठीक है। -1 की पावर r भी कर देंगे, ठीक है भाई। अच्छा मुझे क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना अभी, यानी कि मुझे यहाँ इस सवाल को सोल्व करके एक्स स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -1 की पावर r 6cr, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r, और ये x जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा इंटू एक्स की पावर -r। बोलो क्लियर है बात। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर r 6cr 3 की पावर 6 माइनस r। देखो जब आधार समान होता है, बेस इक्वल होता है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 2r। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब यहाँ बात ये है कि मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो यही इसका कोफिशिएंट होता, ये इसका आंसर हो जाता। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो इसको एक्स स्क्वायर बना लेते हैं ना। ये एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब 6 माइनस 2r 2 के बराबर होगा। भाई अगर इसकी जगह 2 होता, इसकी जगह 2 होता तो एक्स स्क्वायर बन जाता ना। बस यही आपको इस सवाल में पकड़ना है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो ऐसे सवाल, शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ से यही बन सकती है।
जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको असल में एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर बनाना है, लेकिन वो एक्स स्क्वायर आर की टर्म में आएगा। तो एक्स की पावर कुछ आर में आएगी, 6 माइनस 2 आर, उसे 2 के बराबर रख लेंगे। अगर यहाँ एक्स की पावर 15 होता तो उसे 15 के बराबर रख लेते, अगर 4 होता तो इसे 4 के बराबर रख लेते, अगर यहाँ 0 होता तो इसे 0 के बराबर रख लेते। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 में से 2 गए 4, आर की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसका मतलब यह है अगर इस कोफिशिएंट में मैं आर की जगह 2 रख दूं तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकल के आएंगे। एक्स आर की जगह 2 रखते ही -1 की पावर 2 प्लस की बन जाएगी। 62 की वैल्यू कितनी होती है, 6 गुणा 5/2, 2 तिया 6, 15 होती है। तो मैं डायरेक्ट 15 ही लिख दूं यहाँ इसकी जगह पे 15। 6 माइनस आर की जगह 2 रखेंगे यानी कि 3 की पावर 4, तो 15 × 3 की पावर 4 ये इसका कोफिशिएंट होगा। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, तो एक बार और समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ या एक्स की 4 का गुणांक बताओ या एक्स की 15 का गुणांक बताओ, तो वो एक्स स्क्वायर किसी टर्म में आएगा। मान लो वो आरवे टर्म में आ रहा है, आरवे टर्म में, तो आरवे टर्म का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, मैंने फॉर्मूला आरथ टर्म का फॉर्मूला हो गया NCR एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर आर। मुझे n की वैल्यू पता है, x की पता है, a की पता है, n की पता है, x की पता है, a की पता है, लेकिन r की नहीं पता, तो उसे निकाल लेंगे। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी जो जो मुझे पता थी। अब उसने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ जो ये x की पावर बनी अगर ये स्क्वायर बन जाता तो यही हमारा गुणांक हो जाता। तो इसको स्क्वायर बना लेंगे, यानी 6 माइनस 2r को इस 2 के बराबर रख देंगे। 6 माइनस 2r को 2 के बराबर रख देंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी, r की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। एक सवाल और करते हैं ऐसे ही। अगला सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस b अपॉन 3x की क्यूब की पावर 10, 3x की क्यूब की पावर 10, और इसमें आपको बताना है x की पावर -15 का गुणांक। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, x की पावर 15 का कोफिशिएंट जो x की पावर -15 के गुणा में होगा उसे हम बोलते हैं गुणांक। ठीक बात है? तो मैं ये कहता हूँ कि इसका r-वां टर्म वो होगा जिसमें x की पावर -15 आएगी, तो सीधे सीधे -1 की पावर r, NCR मतलब 10CR, x ये है, a ये है, ये x है, ये a है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से। तो 3x स्क्वायर की पावर n माइनस आर, a की पावर r यानी कि b अपॉन 3x की क्यूब की पावर r। इसमें से ये x वाले निकाल लो, बाकी को भी रहने दो ऐसे ही। तो ये बराबर -1 की पावर r 10CR, ये x वाले बिना x वाले एक तरफ लिख लेता हूँ मैं, ये 3 की पावर 10 माइनस r, और ये 3 की पावर b की पावर r और 3 की पावर r। ये हो गया ना भाई? ठीक है, अब जो ये x वाले थे इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। देखो x स्क्वायर है, इसकी गुणा इसमें भी होगी, तो x की 20 माइनस 2r, ये x की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगी, और -3 आपको पता ही है घाते आपस में जुड़ जाती है, तो 20 माइनस 2r माइनस r। ठीक है, 2r और 3r कितने हो गए, 5r हो गए, तो यही लिख दूं मैं 20 माइनस 5r। अब ये कह रहा है कि ये अगर x की पावर -15 होता तो सवाल निकल आता हमारा। तो 20 माइनस 5r को -15 के बराबर रख देंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 5r बराबर 35 हो जाएगा, r की वैल्यू आएगी 7, यानी r की वैल्यू मिल गई मुझे कोफिशिएंट पूछना था, यही तो है कोफिशिएंट, ये है सारा कोफिशिएंट x की पावर -15 का। इसमें r की वैल्यू रख देंगे, -1 की पावर 7 रखेंगे तो माइनस ही आएगा, 10c 7 का मतलब है 10c 3, 10c 7 का मतलब है 10c 3, यानी 10 को 3 बार खोल लो, 10 गुणा 9 गुणा 8, नीचे 3 को खोल लो, 3 गुणा 2, 3 की पावर r की जगह 7 रखेंगे, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू b की पावर 7, यहाँ 3 की पावर 7 रखेंगे। ठीक बात है? अच्छा ये कितना हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, ये 2 चौके 8 हो गया, 4 तिया 12 और 10 -120 हो गया।
ये -120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ कुछ वैल्यू साथ के साथ ही याद कर लो, जैसे tan C 7 की वैल्यू 120 होती है, tan C 3 की वैल्यू भी 120 होती है। ये वैल्यू आप याद कर लो साथ के साथ ही। अच्छा, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 7 है, इसको काटेंगे तो 4 पावर रह जाएंगे यहाँ पे, तो b की पावर 7 और नीचे हो गई 3 की पावर 4। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे भी सोल्व कर सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में यही दे रखा है तो यही आंसर आ जाएगा, अगर और सिंप्लीफाई कर रखा है तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कर लोगे आप सारे सवाल ऐसे कोफिशिएंट वाले। अब आगे बढ़ते हैं और 2-3 सवाल मिडल टर्म के भी देख लेते हैं। अगला सवाल देता हूं मैं आपसे। अगला सवाल ये है कि आपको x² प्लस 2y की पावर 5 और इसका फिफ्थ टर्म बताना है। फिफ्थ टर्म, इसका फिफ्थ टर्म बताना है, पांचवा पद बताना है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा भाई? t4 + 1 लिख लेंगे। NCR, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख देता हूँ। 5C4 लिख लेंगे। NCR x की पावर n माइनस आर, x की जगह है x², n माइनस आर का मतलब है 5 - 4। a की जगह 2y है, 2y की जगह 4 लिख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे, अभी बताया था 5 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि एक कम है। ये हो जाएगा इंटू x की पावर 5 में से 4 गया 1, x² ही रहेगा। यहाँ 2 की पावर 4, y की 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, 16 × 5 = 80, x² y की 4। बोलो, ठीक बात है? सवाल समझ में आ रहे हैं सारे? चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा इस एक ही वीडियो से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे NDA एयरफोर्स डिफेंस कैटेगरी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मैं यहाँ पे। अभी हमारी अलजेब्रा यूनिट चल रही है। मैथ्स में जितनी भी यूनिट है, चाहे जियोमेट्री, चाहे कैलकुलस, चाहे वेक्टर, चाहे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, चाहे ट्रिग्नोमेट्री, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। बस इस चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपको x - 1/2x की पावर 10, इसका मिडल टर्म बताना है। क्या बताना है? मिडल टर्म बताना है। मिडल टर्म, बीच का पद, मध्य पद बताना है। बताओ क्या होगा इसका मध्य पद? तो मैंने आपको बताया जब n सम होता है, सम, n कोई इवन नंबर है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो टोटल डाटा कितना हो जाएगा, टोटल आंकड़े कितने हो जाएंगे? विषम हो जाएंगे। यानी सिर्फ एक ही टर्म मुझे इसका मिडल टर्म मिलेगा, और वो क्या होगा? n/2 + 1, यानी सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म इसका मिडल टर्म है, सिक्स्थ टर्म इसका मिडल टर्म है। वो निकालेंगे तो निकलेगा कैसे? -1 की पावर r। देखो भाई 6 टर्म है, इसको एक तोड़ के लिखेंगे ना, t5 + 1 ऐसे करके लिखेंगे। -1 की पावर r की जगह है ये 5। ये जो मैं r बोल रहा हूँ, अगर ये अब भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब फॉर्मूले याद नहीं करे तुम लोगों ने। -1 की पावर 5, NCR यानी 5C, अच्छा n कितना है? 10 है भाई, 10 है, 10C5। अच्छा जी, x की पावर, x की जगह पूरा x ही है, x की पावर n - r यानी 10 में से 5 गए 5। a की पावर, a की जगह क्या है? 1/2x है, 1/2x की पावर r की वैल्यू है 5, ठीक है? माइनस आएगा, -10C5 का मतलब है 10 को 5 बार खोल लेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, खुल गया 5 बार। नीचे 5 को खोल लेंगे, 5 × 4 × 3 × 2, x की पावर 5 यहाँ है, ये 1/2 की पावर 5 है, और यहाँ भी x की पावर 5 है जो कि कट जाएगी, ठीक बात है? माइनस यहाँ देखेंगे, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है? 2 तिया 6, 6 छंग 36, और 36 सत्ते 7 छिंग 42, 7 तिया 21, और 4 25, 252, और बटे में है 2 की पावर 5। यही इसका मिडल टर्म होगा,
2 की पावर 5 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 32 लिख सकते हैं, 32, ठीक है। और इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो 4 अट्ठे 32 और 4 छिक्की 24, 4 तिया 12, तो इसका आंसर होगा -63/8। कितना आंसर होगा? -63/8। तो इसका जो मिडल टर्म होगा वो होगा -63/8। निकाल लोगे मिडल टर्म, कर लोगे मिडल टर्म। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, आज की वीडियो का आखिरी सवाल ये है कि आपको एक बाइनोमियल टर्म दे रखी है 3/2x² 3/2x² -1/3x की पावर 9। आपको वो टर्म बताना है जो x से स्वतंत्र है, यानी फ्री फ्रॉम x। फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x का मतलब है कि उसमें x ही नहीं है, उसमें x है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि उस टर्म में x की पावर 0 होगी। भाई x नहीं है, x की पावर 0 होगी। तो जब भी सवाल में आपको ऐसी चीज़ दे दी जाए कि x से स्वतंत्र, इसका मतलब होगा x की पावर 0, यानी सवाल में जो हमारे वे r वाले टर्म बनेंगे उसको हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो मान लो वो r टर्म होगा तो -1 की पावर r, NCR मतलब 9CR, x की पावर n-r मतलब 3/2x² की पावर 9 - r, a की पावर r, a है हमारा 1/3x की पावर r। ठीक बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर r 9CR में, ये x वाले एक तरफ निकाल लेता हूँ, ये x है भाई यहाँ पे x वाले एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 9 - r, और x की पावर 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी 18 - 2r इंटू, अच्छा ये 1/3 की पावर r है, इसको भी मैं अलग से लिख लेता हूँ 1/3 की पावर r, क्योंकि मैं x वाले एक तरफ लिख रहा हूँ। यहाँ ये 1/x है, ऊपर जाएगा तो -r हो जाएगा और घाते जुड़ जाती है, तो ये 18 - 2r -r हो गया। अब इसी को मुझे 0 के बराबर रखना है, तो 18 - 3r बराबर 0, क्योंकि x से स्वतंत्र पद दे रखा, तो यहाँ x की पावर 0 है, 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो r = 6 आ जाएगा। r = 6 रखने पे जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। -1 की पावर 6 करेंगे प्लस का आएगा, 9c6 का मतलब है 9c3, और 9c3 का मतलब है 9 × 8 × 7, 3 का मतलब है 3 × 2। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ 3/2 की पावर 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा, इंटू 1/3 की पावर r मतलब 3 की पावर 6। ठीक बात है, ये है वो कोफिशिएंट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया 2 चौके 8, 3 तिया 9, 3 चौक 12 सत्ते 84, ये तो आ गया 84। ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 6 है, कट के यहाँ 3 पावर रह जाएगी, तो नीचे कितना हो गया, नीचे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो गया भाई। ठीक बात है। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हो गया 84/2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27। ठीक है, कर सकते हैं सिंप्लीफाई। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम का 4, ये 4 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, इसे और भी कर लो, 3 सत्ते 21, 3 9 में 27, तो आंसर आ गया 7/18। 7/18। क्लियर है। तो इसी के साथ ही बाइनोमियल थ्योरम का ये जो चैप्टर है ये क्लियर होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक काम ज़रूर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, या अगर लाइव चैट चल रही है तो लाइव चैट में आप डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, आपस में डिस्कस कर सकते हो। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन है आपका, जो आप बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो आप मुझे भेज सकते हो। मैं ज़रूर उसका कोशिश करूँगा टाइम पे आपको रिप्लाई करने की। ठीक है। इसी तरीके से हमारी अलजेब्रा यूनिट चल रही है। अलजेब्रा में मैं अभी तक आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारे 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया था, और आज ये बाइनोमियल जो कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया, ये मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ अलजेब्रा यूनिट से। और ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो मैथ्स चल रहा है, ये मैथ्स चल रहा है मैथ्स फॉर NDA एयरफोर्स, यानी सभी डिफेंस कैटेगरी के लिए।
डिफेंस कैटेगरी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये वाला टेक्निकल मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए चल रहा है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो में कोई बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा है, देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ उसे कम करने की कोशिश मैं उस पर कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम इम्प्रूव होंगे। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोग सहयोग करो, हम इम्प्रूव भी होंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अभी हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा रहे होंगे। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की वजह से होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ो, ठीक है। दूसरी नई बात यह है कि अब इस चैनल पर जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप, जिसमें कि आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूछा जाता है, और एसएससी लेवल के एसएससी सीजीएल सीपीओ, असल में मेन टारगेट सीजीएल और सीपीओ ही रहेंगे हमारे एसएससी के। जो ये मोस्ट हाईएस्ट एग्ज़ाम होते हैं, ये टारगेट रहेंगे। जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँगा तो मैं इनके बेसिक्स भी बताऊँगा, इनके बेसिक्स क्वेश्चंस भी बताऊँगा। ये बेसिक क्वेश्चन ही आपको एयरफोर्स वाई और एसएससी के जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीएचएसएल और एमटीएस, ये भी क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। और एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है जीडी, ये एग्ज़ाम भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो पुलिस वगैरह है, पुलिस, यूपीएसआई, डीपीएसआई, इन सभी, कुछ बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, आर्मी का मैथ्स उसमें भी अर्थमेटिक और अलजेब्रा ही आता है और एडवांस आता है। तो उस मैथ को जो मैं बेसिक कराऊंगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हो जाएगी और उसका एडवांस वर्जन एसएससी सीजीएल और सीपीओ के लिए भी होगा। तो वो सीरीज़ भी हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। अगर आप उसे करना चाहते हो या आपके कोई दूसरे दोस्त या छोटे भाई या बड़े भाई बहन करना चाहते हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वो सीरीज़ भी आपकी जल्दी ही अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ ही थैंक यू, जय हिंद।